सन मून अब गॉड्स में से एक बन चुका है और अब उसके सामने सबसे बड़ा सवाल है अपनी पहली स्टार्टिंग रेस चुनने का। सबसे पहले उसके दिमाग में फ्रॉगमैन आते हैं क्योंकि वो पहले फ्रॉगमैन किंग से मिल चुका था। उनकी पावर्स इंसेक्ट्स से जुड़ी हुई हैं। लेकिन अगले ही पल वो उस आइडिया को ड्रॉप कर देता है। उनकी ट्राइब्स ही 500 से ज़्यादा है और इतनी मैसिव पॉपुलेशन के साथ उनको अभी कंट्रोल करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। इसलिए वो किसी ऐसी रेस को ढूंढता है जो छोटी हो और टूटी हुई हो। तब उसकी नज़र पड़ती है एक्सपेल्ड लिजर्डमैन के एक ग्रुप पर और यही वही है, बिल्कुल परफेक्ट, कमज़ोर, एग्जॉस्टेड, घायल और ज़्यादातर उम्र दराज, अपनी ज़मीन से निकाले गए और अंदर से पूरी तरह टूट चुके। सनमून के लिए इससे बेहतर शुरुआत हो ही नहीं सकती। दुनिया को कॉन्कर करने की फर्स्ट स्टेप। लेकिन इससे पहले सनमून एक अनबीटेबल प्लेयर हुआ करता था स्ट्रैटेजी गेम पेरिस्ट वर्ल्ड में, लगातार कई सालों तक। फिर एक दिन एक फाइनल मैच के खत्म होते ही वो अचानक सीधे गेम के अंदर खींच लिया जाता है। और वो अकेला नहीं था, दूसरी दुनियाओं के टॉप प्लेयर्स भी वहीं पहुंच चुके थे। मिशन सिंपल था, गॉड्स बनो और सिविलाइजेशंस पर राज करो, उन्हें अल्टीमेट डोमिनेशन तक पहुंचाओ। जो आखिरी गॉड बचेगा वही ट्रू गॉड कहलाएगा, इस दुनिया का असली गॉड जिसे सब कुछ मिल जाएगा। और जो हार गया उसे सिर्फ मौत मिलेगी। अब वापस आते हैं लिजर्डमैन पर। उनकी हालत देखकर सनवून जान जाता है उनको कंट्रोल करना बेहद आसान होगा। बस एक मिरेकल चाहिए और वो तय करता है सबसे कमज़ोर से शुरुआत करने का। एक घायल लिजर्डमैन जो ट्राइब के साथ चल भी मुश्किल से पा रहा है। जब भूखे और घायल लिजर्डमैन रेगिस्तान पार करते हुए घिसट रहे थे तब वे सब अचानक रुक जाते हैं जब उनकी नज़र पड़ती है एक घायल जानवर पर जो ज़मीन पर बेबस पड़ा है, जैसे जानबूझकर छोड़ा गया हो। बेहद डेस्परेट लिजर्डमैन एक पल नहीं सोचते और सीधे उस शिकार पर टूट पड़ते हैं, पूरी तरह बेकाबू। हर कोई सब कुछ अपने लिए चाहता है। पीछे चल रहे बूढ़े और बीमार अंदर से टूट जाते हैं। उन्हें पता है उनके हिस्से कुछ नहीं आएगा। तंदुरुस्त लिजर्डमैन सारा मांस और टेस्टी हिस्से नोच लेते हैं और पीछे रह जाती हैं सिर्फ हड्डियाँ। लालच में डूबा झुंड ये भी तय कर लेता है कि इन हड्डियों को भी चबा लिया जाए। तब एक दयालु लिजर्डमैन उन्हें रोक देता है। वो सारी बची हुई हड्डियाँ उठाता है और किंग को सौंप देता है और कहता है कि ये बूढ़ों और बीमारों को दी जाए। उनके लिए ये हड्डियाँ भी किसी ब्लेसिंग से कम नहीं होती। वो ऐसे खाते हैं जैसे यही उनकी आखिरी मील हो। तंदुरुस्त लिजर्डमैन इस हरकत से खुश नहीं होते। उनके लिए बूढ़ों और बीमारों को इतना बेकार खाना देना सिर्फ वेस्ट है, क्योंकि वो वैसे भी ज़्यादा दिन नहीं टिकने वाले। घाव सड़ चुके हैं। इस हालत में जिंदा रहना मिरेकल जैसा है। लेकिन दयालु लिजर्डमैन उन्हें याद दिलाता है उस दिन की जब घायल राख रख ने अपनी जान जोखिम में डालकर उन्हें सेबर टूथ से बचाया था। तो सेल्फिश बनने से पहले ग्रेटफुल होना चाहिए। फिर भी तंदुरुस्त लिजर्डमैन सच्चाई से भाग नहीं सकते। घायल और बीमार आखिरकार मरेंगे ही। बहस चलती रहती है, एक आवाज़ के बाद दूसरी, जब तक रात नहीं उतर आती। और फिर सब सो जाते हैं जब हर कोई गहरी नींद में होता है। रकराक अपने कंधे के सड़ते घाव से जूझ रहा होता है। दर्द से उसकी सांसें भारी हो जाती हैं। तब उसकी नज़र पड़ती है एक नीली बटरफ्लाई पर जो जैसे उसे बुला रही हो। आखिरकार रैक रैक खुद को संभालता है और उस खूबसूरत क्रीचर के पीछे चल पड़ता है। कुछ लिजर्डमैन उसे जाते देखते हैं और सोचते हैं कि शायद वो ट्राइब छोड़कर जा रहा है। लेकिन रक रक के दिमाग में ऐसा कुछ नहीं है। वो बस क्यूरियोसिटी से भरा है। उसने ऊपर से कुछ अजीब सा महसूस हुआ है और वो जानना चाहता है। शायद ये सिर्फ उसका भ्रम हो, क्योंकि उसके अलावा किसी और ने कुछ नोटिस नहीं किया। फिर भी अगर ये सिर्फ इल्यूजन भी है तो भी वो इसे इग्नोर नहीं कर सकता। और जब वो ऊपर पहुंचता है तो उसकी नज़र पड़ती है मून पर और वहीं बीटल्स का पूरा झुंड आपस में चिपका हुआ। रकरक हैरानी और खुशी से भर जाता है। उसे समझ आ जाता है यहाँ सबके लिए काफ़ी खाना है। इस पहली रेवलेशन के साथ नेबुला एक रेस हासिल करने के और करीब पहुंच जाता है। उसने जितने बीटल्स भेजे थे वो पूरे लाउंज को कई दिनों तक जिंदा रख सकते थे। नेबुला हैरान रह जाता है ये देखकर कि ये लोग बिना लड़े अपनी ब्लेसिंग बांट रहे हैं। उनकी विल सच में मजबूत है। आखिरकार रकराक फैसला करता है कि वो उसी गॉड पर भरोसा करेगा जिसने उन्हें खाना दिया। वो उसका नाम रख देता है, नामलेस बीटल गॉड। ये बात नेबुला के लिए भी एक और बड़ा सरप्राइज होती है, क्योंकि उसे पूरा भरोसा था कि उसका गॉड नेम बटरफ्लाई से जुड़ा होगा। फिर भी वो खुश था, क्योंकि आखिरकार उसे एक रेस मिल चुकी थी। और ख़ास बात यह थी कि उसका कैंडिडेट रैक रैक जैसा था, एक दयालु निस्वार्थ लिजर्ड मैन जिसने ब्लेसिंग को अकेले रखने के बजाय सबके साथ बांटना चुना। नेबुला को पूरा यकीन था कि यही गाय उसकी सिविलाइजेशन बिल्डिंग में सबसे बड़ा पिलर बनेगा। कुछ दिन बीतते हैं और आखिरकार लिजर्ड मैन जंगल में वापस पहुंच जाते हैं और उन्हें अपनी सैंक्रिचुअरी मिल जाती है। जो घाव रक राक को इतने समय से तड़पा रहा था वह पूरी तरह भर चुका था। रक राक के लिए यह साफ था, यह नेमलेस बीटल गॉड की ब्लेसिंग थी। वो बाकी लोगों को भी उस बेनेवलेंट वन के बारे में बताने लगता है जिसने उस पर यह कृपा बरसाई थी। उसका रातों रात ठीक हो जाना उसके लिए सबसे बड़ा प्रूफ था। उसके कंधे का स्कार अब काले स्केल्स में बदल चुका था, बिल्कुल बीटल जैसा। इन ब्लेसिंग्स के साथ राक राक खुद पर भरोसा महसूस करता है और बफलो हंट पर जाने की बात करता है, अपनी नई ताकत दिखाने के लिए और उन ब्लेसिंग्स की पावर साबित करने के लिए।
जिन पर बाकी लोग अभी भी डाउट कर रहे थे। वो स्टैंस लेता है और पूरी ताकत से स्पीयर फेंकता है और सामने खड़े टारगेट ट्री को पूरी तरह तोड़ देता है। ये देखते ही सब सन्न रह जाते हैं। इतनी रॉ ताकत जो किसी भी लिजर्डमैन की नेचुरल लिमिट्स से बहुत आगे थी। ये समझने के लिए कि उन्हें ये जगह मिली कैसे और रक रक बफलो हंट को लेकर इतना अड्डा क्यों है, हमें थोड़ा पीछे जाना होगा। रक रक एक बार फिर उन्हीं हेलुसिनेशन जैसी विजन्स के पीछे चल रहा होता है। पूरा ग्रुप एक्साइटेड हो जाता है ये सोचकर कि शायद फिर से बीटल्स का जैकपॉट मिलने वाला है। सब उसी रास्ते पर बढ़ते हैं जिसे सिर्फ रक रक की विजन्स देख पा रही थी। लेकिन रक रक उन्हें वार्न करता है, सर्दी आने वाली है और बीटल्स हमेशा ठंडी हवा की डायरेक्शन से आ रहे हैं। अगर वो उसी तरफ बढ़ते रहे तो ठंड से जमकर मर भी सकते हैं। ये सुनते ही बाकी लिजर्डमैन डर जाते हैं और सोचने लगते हैं कि क्या सच में राक राक की विजन्स पर भरोसा करना चाहिए। खुद राक राक भी पूरी तरह श्योर नहीं था कि ये विजन्स उन्हें सही जगह ले जा रही हैं या नहीं, लेकिन क्योंकि उनके पास कोई और ऑप्शन नहीं था, वो बस उन विजन्स पर भरोसा करते हुए आगे बढ़ता रहा। असल में राक राक को खुद इन विजन्स पर शक इसलिए था क्योंकि नेबुला के पास अभी उतना फेथ नहीं था। अगर राक राक ना होता तो नेबुला को भी खुद पर भरोसा नहीं था कि वो किसी को इन्फ्लुएंस कर पाएगा। फिलहाल वो सिर्फ यही उम्मीद कर सकता था कि राक राक का भरोसा बना रहे, क्योंकि तभी वो उन्हें एक अविश्वसनीय भविष्य की तरफ ले जा सकता था। भले ही उसे खुद भी नहीं पता था कि ये विजन्स आखिर ले कहाँ जा रही हैं। राक राक चलता रहता है और आखिरकार वो एक सैंक्चुअरी तक पहुंच जाते हैं। ये अनपेक्टेड सेल्वेशन सबके फेथ को एक ही पल में बढ़ा देता है। नेमलेस बीटल गॉड उन्हें खुद उनकी सेफ हेवन तक लेकर आया था। नेबुला का गोड लेवल 1 से बढ़कर 2 हो जाता है, साथ ही उसका सब एरिया भी एक्सपैंड हो जाता है। इस लेवल अप के साथ एक नई स्किल अनलॉक होती है, इंसेक्ट सैनिक्टिफिकेशन। इस स्किल से नेबुला किसी एक को प्रीस्ट चुन सकता है और साफ है इस रोल के लिए रक रक से बेहतर कोई हो ही नहीं सकता। रक रक को दी गई ब्लेसिंग अब गॉड की विल फैलाने का जरिया बनने वाली थी। उस रात जब रैक रैक अपने लोगों के बीच सो रहा होता है, शांति से, सुरक्षित, तब उसे कोई उसका नाम पुकारता सुनाई देता है और वो एक ड्रीम वर्ल्ड में खिंच जाता है। वहाँ उसकी मुलाकात एक रहस्यमयी शख्स से होती है जो धीरे से अपना हाथ आगे बढ़ाता है। जैसे ही रक रक उसका हाथ पकड़ने बढ़ता है, अचानक उसके हाथ में एक वाटर बफेलो की स्केलेटन आ जाती है। रक रक तुरंत समझ जाता है उसे क्या करना है। वो उस स्केल को उठाता है और उसे उस रहस्यमयी शख्स के सिर पर सजा देता है और उसी पल नेमलेस बीटल गॉड पहली बार रक रक की आंखों के सामने प्रकट होता है। यह पहला मौका था जब वो उसे देख रहा था। सुबह होते ही वो सबको उस अजीब सपने के बारे में बताता है। इसके जवाब में लोग पूछते हैं गॉड की मंशा क्या है और राक राक को क्यों लगता है कि यह रहस्यमयी डीटी एक बफलो सैक्रिफाइस मांग रही है। बफलो हंट के लिए उन्हें डीप विल्डरनेस में जाना होगा जो जानलेवा रिस्क से भरा है, लेकिन वो ये भी नहीं भूल सकते कि उसी एंटिटी ने उन्हें सुरक्षित जगह तक पहुंचाया था। फिर भी एक लिजर्ड मैन खुलकर विरोध करता है। उसका कहना था कि ऐसी हंट में पूरे लाउंज को जाना पड़ेगा और इससे सबकी जान खतरे में पड़ जाएगी। राक राक खुद भी मानता है कि वो पूरे लाउंज को खतरे में नहीं डाल सकता, लेकिन हंट फिर भी होगी, बस वो अकेले जाएगा। अब वापस आते हैं मौजूदा वक्त में, जहां रक राक अपनी बॉडी में दौड़ती नई ताकत दिखा चुका है, इतनी रॉ ताकत की पेड़ तक छटक कर गिर जाए। पूरा लाउंज खुशी और हैरानी में डूब चुका है। एक बुजुर्ग लिजर्ड मैन तो इस सब की अजीब नेचर पर सवाल भी उठा देता है। कुछ दिन पहले यही रकराक सड़ते घाव के साथ मौत के करीब था और अब वही इंसान जैवलिन फेंक कर पेड़ गिरा रहा है, जैसे किस्मत खुद उनका साथ दे रही हो। तब राक राक की नज़र नीचे ढलान पर जाती है जहां बफलो का पूरा झुंड घूम रहा होता है। यहाँ बफलो दिखना किसी मिरेकल से कम नहीं है। बफलो हमेशा उन्हीं रास्तों से माइग्रेट करते हैं जिन्हें वो जानते हैं, तो ये झुंड यहाँ कैसे आ गया? कोई सेंस नहीं बनता। रकराक इन सवालों में उलझता नहीं और सीधे दौड़ पड़ता है, एक भूखे बीस्ट की तरह जिसे सिर्फ शिकार चाहिए। उसके दिमाग में एक ही बात है, मारो और अपने लोगों का पेट भरो। एक ही वार में वो बफलो की खोपड़ी पर वार करता है और उसे वहीं ढेर कर देता है। रोक रोक रास्ता खोल देता है और लाउंज में हिम्मत भर जाती है। सब हथियार उठाकर मैदान में उतर आते हैं। दिन ढलते ही पूरा लाउंज इकट्ठा होता है। बफलो की खोपड़ियां जमा की जाती हैं और एक पूरे बफलो को उल्टा लटकाकर सैक्रिफाइस के लिए चढ़ाया जाता है। सब कुछ तैयार होने के बाद रैक रैक प्रार्थना शुरू करता है। बाकी सब भी उसका साथ देते हैं। प्रार्थना करते हैं उस दयालु नेमलेस बीटल गॉड से कि वो उनकी सैक्रिफाइसेस स्वीकार करे। नेबुला ऊपर से सब देख रहा होता है। ऑफरिंग पूरी नहीं है, लेकिन असली चीज़ सिंसियरिटी है और जो ज़बरदस्त फेथ उसे मिलता है वही सब कुछ साबित कर देता है। इसलिए नेबुला शिकायत नहीं करता। सच कहें तो एक नए प्रीस्ट के हिसाब से ये काफ़ी डिसेंट है। इतना फेथ बूस्ट नेबुला का हक बनता है, खासकर ये सोचकर कि उसने इन लिजर्ड मैन पर कितना वक्त लगाया है। असली परेशानी अब यह है कि लिजर्ड मैन आगे खुद को सस्टेन कैसे करेंगे। नेबुला न ग्रास का गॉड है न जंगल का, वो हवा से खाना नहीं बना सकता। लेकिन एक बात मत भूलो, वो इंसेक्ट्स का गॉड है। ग्रास हॉपर्स जैसे क्रिटर्स का इस्तेमाल वो पहले कर चुका है। इन इंसेक्ट्स से उसने ग्रासलैंड्स उजाड़े थे
और बफलो को पहाड़ों से बाहर खींचा था। लेकिन अभी लिजर्डमैन को जानवर पालने की बिल्कुल समझ नहीं है। वो बेबी बफेलो तक खा चुके हैं, पालने का ख्याल ही नहीं आया। फिर भी इस स्टेज पर उनसे कैटल रेजिंग की उम्मीद करना बेवकूफ़ी होगी। ये ओएसिस भी फ्यूचर में बड़ी पॉपुलेशन संभालने लायक नहीं है। ऐसे ही चलता रहा तो लिजर्ड मैन कुछ साल से ज़्यादा नहीं टिकेंगे। फार्मिंग या हर्डिंग का उन्हें कोई नॉलेज नहीं है और उनका फ्यूचर काफ़ी डार्क दिखता है। बेशक नॉलेज और स्किल्स रातों रात नहीं आते और डायरेक्ट सिखाना रूल्स के खिलाफ है। वक्त लगेगा, लेकिन नेबुला को भरोसा है कि वो सही रास्ते पर पहुंचेंगे और इसी प्रोसेस की शुरुआत वो करता है अपने मौजूदा प्रीस्ट को एक छोटी ब्लेसिंग देकर। सैक्रिफाइस के अगले दिन रक रक बफलो की हड्डियों से बने ऑल्टर को देख रहा होता है। पिछली रात उसने एक परेशान करने वाला सपना देखा था, धुंधला लेकिन दिल हिला देने वाला। जब उसका दोस्त जोल पूछता है, रकरक बताता है कि सपने में ऑल्टर बुरी तरह कांप रहा था। उनका ओएससीआईएस सूख रहा था, मछलियां खत्म हो चुकी थीं और ज़मीन इतनी ज़्यादा इस्तेमाल हो चुकी थी कि कुछ उग ही नहीं सकता था। लेकिन जेल इसे हल्के में लेता है। उसके हिसाब से उनका गॉड साफ तौर पर उनका ख्याल रख रहा है। रकरक भी अपने गॉड पर पूरा भरोसा करता है। उसका कॉन्फिडेंस डगमगाता नहीं। लेकिन अगर सपने में दिखी बातें वार्निंग्स थीं तो अगर उन्होंने संकेतों को नज़रअंदाज किया तो यह सीधा गॉड की विल के खिलाफ जाना होगा। यही सोच रकरक की नर्व्स तोड़ रही होती है। जब वो ऑल्टर के ऊपर बैठा होता है तभी उसे कुछ डरावना दिखता है। वो तुरंत जल्ले को बुलाकर दिखाता है। दूर होराइजन पर एक ग्रुप सीधा उनके ओएसिस की तरफ बढ़ रहा होता है। रकरक उसी पल समझ जाता है कि ऑल्टर क्यों कांपा था। उनकी फॉर्मेशन और उठती धूल देखकर ये साफ है, ये लिजर्डमैन कोई अच्छी खबर लेकर नहीं आ रहे। रकरक और उसका दोस्त उन्हें पहचान लेते हैं। नीले स्केल्स, विशाल शरीर और वो बीस्ट्स जिन पर वो सवार है, सब कुछ एक ही नाम की तरफ इशारा करता है, ब्लू लेदर ट्राइब। वही ट्राइब जिसने उनका पुराना घर छीना था और राक राक के ग्रुप को एग्जाइल में धकेल दिया था। लगता है ये लोग अगली जगह ढूंढ रहे हैं जिसे वो कब्जा करके तबाह कर सकें। और क्योंकि ओएसिस दूर से दिखता नहीं, वो इत्तेफाक से इसी दिशा में बढ़ आए हैं। रकरक बस यही दुआ करता है कि वो लोग बिना कुछ नोटिस किए आगे निकल जाए, या कम से कम उन्हें ऐसा ही लगता है जब तक ओएसीआईएस का एक लाउड माउथ स्काउट ब्लू लेदर ट्राइब पर चिल्ला नहीं देता और सीधा उनका ध्यान अपनी तरफ खींच लेता है। बस यहीं से सब कुछ बिगड़ जाता है। लेकिन राक राक इसे बदकिस्मती मानने से इनकार कर देता है। शायद ये अच्छा ही है, शायद यही वो मिशन है जो उनका गॉड उनसे पूरा करवाना चाहता है। एक मिशन ब्लू लेदर ट्राइब द्वारा पकड़े गए लार्ज मैन को एसिमुलेट करने का। एक मिशन ब्लू लेदर ट्राइब को अपने लोगों में मिलाने का। यही गॉड की विल हो सकती है, वरना ऐसा कैसे होता कि उनका देवता खुद उनके पुराने दुश्मनों को ओएसिस तक ले आता। और जब रैक रैक देखता है वो जानी पहचानी नीली बटरफ्लाई हवा में घूम रही है तो उसका शक अब यकीन में बदल जाता है। ये डिवाइन विल है और वो इस पर सवाल करने की हिम्मत नहीं करता। उसका काम साफ है, गॉड के अपोस्टल की तरह अपनी भूमिका निभाना। कट होता है नेबुला पर, जो ऊपर से सब कुछ देख रहा है। उसने राक राक पर गहरा गर्व महसूस होता है। राक राक को ब्लू लेदर ट्राइब पर जीत हासिल करनी है और उन्हें फोल्ड में मिलाना है। इससे पॉपुलेशन बढ़ेगी, नए एडवांसमेंट्स खुलेंगे। लेकिन नेबुला को सबसे ज़्यादा चौंकाता है राक राक का डिसीजन मेकिंग। ये रास्ता उसने खुद चुना है। ये दिखाता है कि राक राक की विल कितनी मजबूत है। और वैसे भी वो पहले ही लेवल 14 पर है। दुश्मन सामने होने के बावजूद उसने अलायंस की पॉसिबिलिटी के बारे में सोचा। यही सोच उसे फ्यूचर लीडरशिप के लिए परफेक्ट कैंडिडेट बनाती है। अब नेबुला को बस राक राक का फेथ इतना मजबूत करना है कि उसके फैसले अपने आप नेबुला के इंटरेस्ट से अलाइन होने लगे। कट होता है ब्लू लेदर ट्राइब के लीडर पर। वो मोटा बदतमीज हंसते हुए पूछता है कि क्या ये ओएसीआईएस उनका है। हमारे लिजर्ड मैन दोगुनी नफरत के साथ जवाब देते हैं, इन भिखारियों से कहते हैं कि उनकी ज़मीन से दफा हो जाए। मोटा लीडर एक और बेवकूफ़ी भरा सवाल उछालता है। पूछता है इस जगह में ऐसा खास क्या है। राक राक आगे बढ़ता है और शांति से कहता है कि ये वो जगह है जहां उनका गॉड रहता है, नेमलेस बीटल गॉड का रेल। जैसा उम्मीद थी, चीफटेन ठाका लगाता है। उसने समझ ही नहीं आता कि कोई गॉड राक राक जैसे बारबेरियन से क्यों बात करेगा। उसके लिए बात खत्म। वो रक रक को तुरंत यहां से निकल जाने का हुक्म देता है। अगर शांति से चले गए तो अंजाम भारी नहीं होगा। राक राक पूरे कॉन्फिडेंस के साथ जवाब देता है, साफ कह देता है कि ब्लू लेदर ट्राइब उन्हें हरा ही नहीं सकती, चाहे उनकी गिनती कितनी भी हो। बेशक चीफटेन को रक रक पागल लगता है जो इतनी बड़ी डिसएडवांटेज को नज़रअंदाज कर रहा है, लेकिन रक रक वहीं ढीठ कॉन्फिडेंट मुस्कान बनाए रखता है और बेकार बहस छोड़कर सीधे लीडर को चैलेंज कर देता है। जाहिर है अपने से नीचे समझे जाने वाले से चैलेंज मिलते ही बॉस भड़क उठता है। रक रक इस बीच ब्लू लेदर ट्राइब को बेघर भेड़ों का झुंड कह देता है जिनके पास लौटने को कोई जगह नहीं। इसीलिए वो उन्हें एक मौका दे रहा है, गॉड की ब्लेसिंग के नीचे जीने का मौका। वो मोटा बदतमीज जोर जोर से हंसने लगता है, जैसे राक राक ने दुनिया का सबसे घटिया जोक मार दिया हो। उसने इस गॉड वाली बात पर जरा भी भरोसा नहीं। उसके लिए ताकत ही सब कुछ है और राक राक संख्या में बहुत कम है।
फिर भी रैक रैक की विल नहीं हिलती। वो स्टैंस लेता है और साफ कर देता है कि वो पीछे नहीं हटेगा, खासकर जब उसका भरोसा अपने गॉड पर है। अब उसकी पैटर्न्स खत्म हो चुकी है। ब्लू लेदर चीफ्टेन अपने बीस्ट पर सवार होकर आगे झपटता है, एक ही वार में राक राक को कुचल देने के इरादे से। रक राक अपने गॉड से प्रार्थना करता है उसे वो ताकत दे जिससे वो इस बुराई को हरा सके, अपने सामने खड़े दुश्मन को। जैसे ही बीस्ट करीब आता है, रक राक का इकलौता हथियार पूरी तरह टूट जाता है और मॉन्स्टर फिर से पंजा उठाकर उसे कुचलने आता है। उस पल नेब्यूला को दो सिविलाइजेशंस के टकराने की सिस्टम नोटिफिकेशन मिलती है। फिर एक और नोटिफिकेशन आती है जो इन लिजर्डमैन को ऑफिशियली नेब्यूला की ट्राइब मान लेती है, क्योंकि उसने उन्हें लंबे समय तक नर्चर किया है और वो काफ़ी वक्त से उसके डोमेन में रह रहे हैं। ये अनएक्सपेक्टेड डेवलपमेंट एक नई स्किल अनलॉक कर देता है, एक ऐसी स्किल जो इस बैटल के लिए पूरी तरह गेम चेंजर है। जैसे ही नेबुला इसे एक्टिवेट करता है, हम वापस रकराक के पास आते हैं, ठीक उस पल जब वॉर गिरने ही वाला होता है। लेकिन इम्पैक्ट से ठीक पहले नेबुला रकराक के शरीर में उतर जाता है। बीस्ट का पंजा ज़मीन पर आकर जोर से गिरता है, जिसे देखकर ब्लू लेदर चीफ्टेन हंस पड़ता है, ये सोचकर कि रैक रैक कुचल चुका है। लेकिन उसकी हंसी उसी पल जम जाती है जब वो देखता है रकराक दूर खड़ा होता है, आखिरी पल में हमला चकमा देकर बच चुका होता है। अब नेबुला उसके अंदर है, उसे ऐसी पावर और एजिलिटी दे रहा है जो रकराक ने जिंदगी में कभी महसूस नहीं की थी। चीफ्टेन फिर से हमला करता है, ये कहते हुए कि इस बार वो चूकेगा नहीं। नेबुला 4 फोरसाइट और साइज एक्टिवेट करता है और मोटे लिजर्ड की स्टैट्स साफ दिखने लगती हैं। घमंड से भरा होने के बावजूद चीफ्टेन की स्टैट्स हैरान करने वाली हद तक नॉर्मल है, इतनी कमज़ोर कि रक नेबुला के बिना भी उसे संभाल सकता था। लेकिन असली दिक्कत कुछ और है। जिस बीस्ट पर वो सवार है उससे निपटना आसान नहीं होगा, खासकर जब चीफ्टेन भी साथ में लड़ रहा हो। वो बीस्ट मॉडर्न ड्रैग कहलाता है और यही असली वजह है कि नेबुला रैक रैक को पोजेस कर रहा है। ये स्किल राक राक को एक नया स्टैट देती है, डिविनिटी, जिसे डी से दिखाया जाता है। एक डी मतलब 200 एट्रीब्यूट पॉइंट्स। राक राक के हर एट्रीब्यूट पर 3 डी जुड़ जाते हैं, जिससे उसकी स्ट्रेंथ समेत हर स्टैट 30 से सीधे 630 पर पहुंच जाती है। और इसी वजह से रैक रैक बिजली की रफ्तार से दुश्मन की तरफ दौड़ता है और लिटरली उस विशाल ड्रेक को अपने नंगे हाथों से पलट देता है, बिना जरा भी पसीना बहाए। आसपास खड़े सबकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। यही रिएक्शन नेबुला चाहता था, यहां तक कि फाटा का चीफ्टेन भी यकीन नहीं कर पाता। सामने जो हो रहा है उसे मानने से इनकार कर देता है। उसने लगा कि यह कोई ट्रिक है। अपने उलटे पड़े ड्रैग के नीचे से निकलते हुए वो राक राक पर झपटता है, सीने पर डैगर तानकर। लेकिन राक राक इस लड़ाई का अंत एक जलील कर देने वाले, ईगो तोड़ देने वाले थप्पड़ से करता है, सीधे उसके चेहरे पर। थप्पड़ इतना जबरदस्त होता है कि उसकी टांगों की ताकत वहीं जवाब दे देती है। अपने लीडर को जमीन पर गिरा देख रक राक बाकी सबको ललकारता है, अगर किसी में हिम्मत हो तो आगे आए। जैसा नेबुला ने सोचा था, सब अपने हथियार गिरा देते हैं और बिना लड़े रक राक के सामने सरेंडर कर देते हैं। सब खत्म होने के बाद रक राक को अपने शरीर पर फिर से कंट्रोल मिल जाता है। वो खुद भी यकीन नहीं कर पा रहा कि अभी अभी हुआ क्या। उसके पास बस एक ही जवाब बचता है कि उसके गॉड ने उसे पोजेस किया था। उस दिन बाद में नए जुड़े लिजर्डमैन ऑल्टर के पास इकट्ठा होते हैं और पहली बार पेट भरकर खाते हैं। जब उन्हें एहसास होता है कि रक रक का ग्रुप वही लोग हैं जो बहुत पहले जंगल में गायब हो गए थे, तो वो दंग रह जाते हैं। उनके स्केल्स का रंग उन बेरहम हालात की वजह से बदल चुका था। ग्रे लिजर्डमैन गर्व से अपनी कहानी सुनाते हैं, कैसे उन्होंने नेमलेस बीटल गॉड का पीछा किया जिसने उन्हें इस सैंक्चुरी तक पहुंचाया, वरना वो सब एक एक करके जंगल में मर जाते। ब्लू लिजर्ड्स के लिए एक दयालु गॉड का ख्याल ही बेहद फैसिनेटिंग है। सच कहें तो रक राक की उस अमानवीय ताकत को देखे बिना वो इस पर कभी भरोसा नहीं करते, ऐसी ताकत जो हर नॉर्मल हद से आगे थी। कट होता है रक राक और उसके दोस्त जेल पर। जेल ब्लू लेदर ट्राइब के साथ जो हुआ उसे लेकर काफ़ी परेशान है। इस नई ट्राइब के ओएसिस में जुड़ने से पॉपुलेशन अचानक फट गई है, करीब 600% की बढ़त। इस रफ्तार से तो ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा कि रिसोर्सेज खत्म हो जाएं और वो फिर उसी बदहाल हालत में फंस जाएंगे जिससे भाग कर आए थे। लेकिन लगता है राक राक को पहले से पता है कि उन्हें क्या करना है। वो इस जगह को छोड़ने वाले हैं। बेशक जेल को ये आइडिया बिल्कुल पसंद नहीं आता। बिना किसी साफ मंजिल के वो फिर से जंगल में नहीं भटक सकते। लेकिन रक राक को भरोसा है कि उनका गॉड पहले ही अपनी विल दिखा चुका है। जेल की चिंता का जवाब उनके नए जुड़े भाइयों में छुपा है। वही कैटलिस्ट बनेंगे और यूनिटी के जरिए आगे का रास्ता खुद निकल आएगा। अगला दिन आता है। कुछ ग्रे लिजर्डमैन एक ब्लू लिजर्ड को टेम करने की कोशिश कर रहे होते हैं, जो लेदर ट्राइब के मरे हुए लीडर का बीस्ट था। वैसे उन बड़े लिजर्डमैन में से एक का नाम यूरी है। पूरी कोशिश के बावजूद वो इस पागल बीस्ट को काबू में नहीं कर पाते। उस वक्त रैक रैक वहां पहुंचता है और उसकी मौजूदगी भर से ही ड्रेक पसीना छोड़ने लगता है। उस क्रीचर को याद आ जाता है कि कैसे एक ही वार में वो बेहोश हो गया था। वो डरावनी याद उसे कांपने पर मजबूर कर देती है और वो पीछे हट जाता है। लेकिन राक राक यहाँ लड़ने नहीं, उसे खाना देने आया होता है।
वो क्रीचर के सामने कुछ रूट्स रख देता है। बीस्ट पहले हिचकता है, लेकिन आखिरकार धीरे धीरे रूट्स चबाने लगता है। और ये नज़ारा सबको हैरान कर देता है, क्योंकि वो लोग इसे टेम करने के लिए जान लगा चुके थे। रकराक की मौजूदगी में आते ही मॉन्स्टर का मूड पल भर में बदल जाता है और वो ऐसे पास आ जाता है जैसे बरसों से उसका दोस्त रहा। रकराक उसे और रेडिशेस खाने को देता है। गॉड ने इस क्रीचर को जिंदा छोड़ा है तो ज़रूर इसमें कुछ खास होगा। कम से कम रकराक तो यही मानता है। इसी भरोसे के साथ वो गॉड की विल का सम्मान करता है, उसे खिलाता है और उसकी देखभाल करता है। सब खाने के बाद क्रीचर इधर उधर और खाने की तलाश में देखने लगता है, लेकिन रकरक मानो उनकी जिद के आगे नहीं झुकता। उसने सब्र करना सीखना होगा। क्रीचर हामी भरता है और अनिच्छा से पीछे हट जाता है। ठीक वही करता है जो उसका नया मास्टर चाहता है। इसके बाद रकराक वहाँ से निकलता है और अपने लोगों से कहता है कि अगर मानून फिर कोई सीन करे तो उसे बता दें। यूरी इस पूरे मामले से कुछ सीख लेता है, लेकिन अभी कुछ कहने से रुक जाता है। इसके बाद सीन कट होता है रैक रैक पर, जो एक ब्लू लार्जमैन से बात कर रहा होता है। पता चलता है कि इस ब्लू गयू को हथियार बनाने का हुनर आता है, लेकिन उनके लीडर के अजीब और सख्त रूल्स की वजह से वो कभी खुलकर काम नहीं कर पाया। अगर उसे सही रिसोर्सेज मिले होते तो वो इससे कहीं बेहतर हथियार बना सकता था। अभी सबसे बड़ी दिक्कत लकड़ी की कमी है। वो हथियार बनाने की बची खुची लकड़ी को भी फ्यूल की तरह इस्तेमाल करता था। हथियार और मटेरियल से जुड़ी सारी बातें सुनने के बाद रकरक उसे जाने को कह देता है और वादा करता है कि आखिरी फैसला लेकर वो कल उससे मिलेगा। इसके बाद अगला लिजर्ड मैन आगे आता है, एक बूढ़ा जिसका बायां हाथ नहीं है। वो खुद को एक वॉन्डरर बताता है जो जगह जगह भटकता रहा है एक घर की तलाश में। अपने सफ़र में उसने रास्तों को पहचानने की कला सीख ली है। उसने कुछ ऐसी ज़मीनों का पता है जहां इतने प्राकृतिक संसाधन हैं कि उनकी मौजूदा जनसंख्या आराम से टिक सके। हालांकि उसे यकीन नहीं कि वो जगह अभी खाली हैं या नहीं। मुमकिन है कोई और वॉन्डरर या ट्राइब पहले से वहां हो। रकरक ज़रा भी नहीं घबराता। अगर वहां के लोग हॉस्टाइल हुए तो वो उन्हें हरा कर उनकी ज़मीन छीन लेगा। वॉन्डरर रकरक के फैसले को मान लेता है और जो भी वो प्लान करे उस पर भरोसा करने को तैयार हो जाता है। रकरक उससे एक और सवाल करता है, क्या वो उसी गॉड पर भरोसा और विश्वास करेगा? वॉन्डरर जवाब में आकाश की तरफ इशारा करता है। वो सितारों पर भरोसा करता है। रात में वो समझाता है, अगर कोई सितारों के रास्तों को समझ ले तो वो कभी भटकता नहीं। रकरक कहता है कि वो भी सितारों पर भरोसा करेगा अगर वॉन्डरर अगले कुछ दिनों में अपनी बात साबित कर दे। इसके बाद वॉन्डरर कुछ देर रकरक को रस्सियों के बारे में सिखाता है। सितारों का ज्ञान देने के बाद वो चाहता है कि अगली रात रकरक भी उसी वक्त आसमान को देखे। उस दौरान यूरी रकरक से मिलने आता है। उसके दिमाग में कुछ चल रहा होता है। एक पल के लिए रकरक को लगता है कि बात मानून की होगी, लेकिन ऐसा नहीं होता। हालांकि यूरी एक मज़ेदार बात ज़रूर बताता है। मानून खाने से थोड़ा नाखुश रहता है, लेकिन वक्त पर खाना मिल जाए तो वो बिल्कुल पालतू कुत्ते जैसा शांत हो जाता है। यूरी के आने की असली वजह कुछ और होती है। उसने सुना है कि सब लोग जल्द ही इस जगह को छोड़ने वाले हैं और उस सफ़र के लिए उन्हें पहले से खाना तैयार करना होगा ताकि रास्ते में भूखे न मरे। आज यूरी ने देखा था कि कैसे रकरक ने एक खतरनाक ड्रेक को पालतू जानवर की तरह काबू में कर लिया। यहाँ से उसके दिमाग में एक आइडिया आता है, वो बफलोज को भी टेम करने की कोशिश कर सकते हैं और अपना खाना सिक्योर कर सकते हैं। इसी पल रकरक की ट्राइब एक नई सर्वाइवल स्किल खोज लेती है, लाइव स्टॉक फार्मिंग। देखो, इंसानों ने इतिहास में जीने के दो बड़े रास्ते चुने हैं, पहला कृषि और दूसरा पशुपालन। अगर नेबुला को इनमें से एक चुनना हो तो वो एग्रीकल्चर चुनेगा, क्योंकि लॉन्ग टर्म सस्टेन करना आसान होता है। इतिहास गवाह है, हमारे पूर्वज और शुरुआती सिविलाइजेशंस हमेशा नदियों के पास बसे। लेकिन जिस स्पीसीज़ पर नेबुला राज कर रहा है वो इंसान नहीं है। लिजर्ड मैन की बॉडी ज़्यादा मजबूत है और वो माहौल के हिसाब से जल्दी ढल जाते हैं। इसलिए लिजर्ड मैन एग्रीकल्चर से ज़्यादा लाइव स्टॉक प्रोडक्शन में बेहतर करेंगे। इसके अलावा आगे बढ़ने के लिए उन्हें टूल्स बनाना और इस्तेमाल करना सीखना ही होगा। और ठीक इसी वक्त वही ब्लू लाइजर मैन जिसे हथियार बनाना आता है, आयरन से एक हथियार ढालने की कोशिश कर रहा होता है। नेबुला खुश है कि वो अब प्रिमिटिव आयरन टूल बना पा रहे हैं। ब्रॉन्ज से कमज़ोर सही, लेकिन फ़िलहाल के लिए ये भी काफ़ी है। दरअसल ये उस ट्राइब के लिए एक बहुत बड़ी छलांग है जो पहले सिर्फ पत्थरों पर निर्भर थी। एक और चीज़ जिसने नेबुला का ध्यान खींचा वो था एस्ट्रोनॉमी का ज्ञान रखने वाला वो आदमी। हालांकि लिजर्ड मैन की एस्ट्रोनॉमी अभी बस शुरुआती लेवल की है, लेकिन नेबुला को उम्मीद है कि स्टार गेजर अपना ज्ञान आगे बढ़ाएगा। उस रात बाद में रकरक आसमान की तरफ देखता है और सुकून से समझ जाता है कि स्टार गेजर सही था। सितारे सच में एक हेवनली कंपस है। अब उसे एस्ट्रोनॉमी की अहमियत समझ आने लगती है और यह भी कि ये उनके फ्यूचर को कैसे रास्ता दिखा सकती है। कुछ देर बाद सब ऑल्टर के पास इकट्ठा होते हैं, जहाँ रैक एक भारी खबर सुनाता है। वो याद दिलाता है कि बेनेवोलेंट वन उन्हें इस ज़मीन पर लाए हुए कितना वक्त बीत चुका है। सिर्फ इतना ही नहीं, ऑलमाइटी ने उन्हें उनके बाकी भाइयों से भी मिलाया। उस दयालु गॉड ने उनके भाइयों को बचाना चुना। उन्होंने जंगल में भटकने और मरने के लिए नहीं छोड़ा। गॉड जानता था कि यूनिटी में ताकत होती है, वरना वो उन्हें कभी अपनी सैंक्चुअरी में जगह नहीं देता। लेकिन रकरक को लगता है कि अब
आखिरकार इस जगह को छोड़ने और अपना असर फैलाने का वक्त आ गया है। वो स्टारगेजर को बुलाता है और सबके सामने उसका परिचय देता है, वही जिसने राख राख को सितारों की चाल समझने में मदद की। इतना ही नहीं, राख राख खुद ये भी साबित कर चुका है कि उसका ज्ञान कोई धोखा नहीं है। इसी वजह से इस लिजर्डमैन ट्राइब का चीफ्टेन होने के नाते वो स्टार गेजर को ट्राइब का गाइड घोषित करता है। अब से ये सबको पता होना चाहिए कि स्टार गेजर ही उनका इकलौता गाइड होगा जो सबको उनके नए घर तक ले जाएगा। अब राक राक चाहता है कि स्टार गेजर सबको बताए कि अगला रास्ता कहाँ का होगा। बुजुर्ग लिजर्ड अपनी उंगली उठाता है और एक दिशा की ओर इशारा करता है। सूरज उगने के बाद वो दक्षिण की ओर अपनी यात्रा शुरू करेंगे। ये सफ़र पूरे 10 दिन चलेगा। रास्ते में उनको एक सड़ी हुई झील मिलेगी और 3 दिन और चलने के बाद उन्हें उजाड़ पहाड़ों और घाटियों से गुजरना होगा। अगर वो स्टारगेजर के बताए रास्ते पर चले तो वो उन्हें एक अंतहीन जंगल तक पहुंचा देगा। वो जगह जंगली जानवरों से भरी है और कई अलग अलग स्पीसीज वहां रहती हैं। सीधी बात यह कि वो जंगल उनकी मौजूदा पॉपुलेशन के लिए सबसे सही जगह है। स्टारगेजर की बात खत्म होते ही रख राख सम्मान के साथ वॉन्डरर को जाने देता है और फिर सिस्टम पर सबका ध्यान वापस खींचता है। अल्टर के ऊपर खड़ा होकर वो यूरी से जोर से पूछता है कि हर बफलो को मार देना जरूरी क्यों नहीं है। यूरी भले ही बड़ा शरीर रखता हो, लेकिन सबके सामने बोलते वक्त घबरा जाता है और हकलाने लगता है। वो कहता है कि अगर वो अपने शिकार को जिंदा रखेंगे तो जब सच में भूखमरी आएगी तब उसका इस्तेमाल कर सकेंगे। रख राख सबके सामने यूरी की तारीफ करता है कि उसने अपनी भूख को दबाया और बफलो को तुरंत खाने की जगह फ्यूचर के बारे में सोचा। इस सोच को और मजबूत करने के लिए राक राक यूरी को एक आयरन वेपन इनाम में देता है। सब हैरान रह जाते हैं जब वो देखते हैं किसी लिजर्डमैन को आयरन से बना हथियार दिया जा रहा है। और रैक रैक यही नहीं रुकता, वो उन सबको भी इनाम देता है जिन्होंने अपनी भूख पर काबू रखा और शिकार को बाद के लिए बचा कर रखा। जिनके इनाम मिलते देख बाकी लिजर्डमैन भी ऐसे हथियार पाने की चाह करने लगते हैं। साफ है, रक रक की स्ट्रैटेजी काम कर रही है। ये छोटा सा कदम सबको सिखाता है कि स्वाद और इंस्टिंक्ट के आगे झुकने की जगह खाने को समझदारी से बचाना जरूरी है। उस वक्त राक राक एक बफलो की खोपड़ी उठाता है और उसे नीचे की तरफ झुकाता है और अपने चेहरे पर एक पवित्र वॉर मास्क की तरह पहन लेता है। वो योद्धाओं को आगे आने के लिए बुलाता है। यूरी सबसे पहले आगे बढ़ता है और रक राक उसे भी एक खोपड़ी देता है। जिनके सिर पर खोपड़ी होती है वो स्केलेटन वॉरियर्स कहलाते हैं। ऐसे फाइटर जो रैक रैक के साथ खड़े रहेंगे और अपने गॉड की विल को दुनिया में उकेरेंगे। अब वो इस होली जमीन पर और नहीं रुक सकते। कहा जाता है कि उनका गॉड आगे बढ़ने का हुक्म देता है, आज्ञा मांगता है। उन्हें तुरंत निकलना होगा और अगली सेंचुरी की तलाश करनी होगी। जैसे ही सांझ की पहली दरारें आसमान को चीरती हैं, राख राख अपने गॉड का नाम पुकारता है, नेमलेस बीटल गॉड। वो हर वॉरियर से कहता है कि उस नाम को अपनी आत्मा में उतार ले। आगे का रास्ता बेरहम होगा, परीक्षाएं खत्म नहीं होंगी, लेकिन उन्हें सहना होगा, ठीक वैसे ही जैसे उन्होंने वाटर बफलो को खाने के लालच को रोका था। उनका दर्द ही उनकी ऑफरिंग है और उनका हौसला ही उनकी पूजा। लोहे की स्पीयर्स आसमान की ओर उठ जाती है। सब आगे बढ़ने की कसम खाते हैं। रकराक एक नए दिन की सांझ के नीचे खड़ा है, एक नई यात्रा, एक नई शुरुआत। वो अपने गॉड से माफ़ी मांगता है, इतनी हिम्मत से बोलने के लिए, उसका नाम लेकर दूसरों में जोश भरने के लिए, गॉड की विल का सहारा लेकर सबको एक करने के लिए। लेकिन गॉड सब कुछ देख रहा है और रकरक के कामों से ज़रा भी नाराज़ नहीं है। बिल्कुल उसे गर्व है कि रैक रैक जैसा हाई प्रीस्ट उसे मिला। आखिर रकरक अपने लोगों पर सच में असर डाल रहा है, उनका हौसला भी बढ़ा रहा है और उनकी ग्रोथ भी तेज कर रहा है। यूरी इसका सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है, जो उसी हिसाब से लेवल अप कर चुका है। यहाँ तक कि रक राक की स्पेशल स्टैट्स भी आगे बढ़ चुकी हैं। हाई प्रीस्ट ने जो नतीजे दिए हैं, उन्होंने नेबुला को एक पल के लिए भी निराश नहीं किया। लेकिन असली गेम अब शुरू होता है। रक राक की असली परीक्षाएं अभी सामने हैं। जलती हुई गर्मी के नीचे पूरी लिजर्डमैन लीजन जंगलों और रेगिस्तान से गुजरती है। गर्मी इतनी बेरहम है कि मानन तक लड़खड़ा कर गिर पड़ता है। उस वक्त राक राक एक छोटा सा ब्रेक लेने का फैसला करता है। जब सब थोड़ा सुस्ताते हैं तो उन्हें अपनी हालत पर सोचने का वक्त मिलता है। कई लोग शक करने लगते हैं, क्या वो इस बेरहम रेगिस्तान से बचकर उस जगह तक पहुंच भी पाएंगे। यहाँ तक कि राक राक खुद भी सोच में पड़ जाता है, क्योंकि चलते हुए 3 दिन हो चुके हैं। पूरा ग्रुप थक चुका है और हालात और भी ख़राब इसलिए हैं कि रिसोर्सेज खतरनाक हद तक कम हो चुके हैं और अपने गॉड से एक और मिरेकल की उम्मीद करना रकराक बिल्कुल नहीं चाहता। तब यूरी घबराया हुआ दौड़ता हुआ आता है एक बुरी खबर लेकर। दूर उन्हें एक और स्पीशीज़ दिखाई दी है। वो ऑर्स हैं, जोश से भरे हुए, और दिखते ही लिजर्डमैन को लूटने के लिए तैयार। लेकिन जैसे ही वो पूरी लेजन के करीब आते हैं, चंद ऑनर्स के चेहरे उड़ जाते हैं। उनके माथे से पसीना टपकने लगता है। उस पल स्केलेटन वॉरियर्स सिर फोड़ने को तैयार हो जाते हैं। चालाक ऑर्क्स तुरंत अपने पत्थर के हथियार गिरा देते हैं और सरेंडर कर देते हैं। लड़ाई से पहले ही बातचीत शुरू हो जाती है। लिजर्डमैन हरे रंग वालों को खाने के लिए खाना देते हैं। ऑर्क्स पहले शुक्रिया कहते हैं, फिर अपनी कहानी सुनाते हैं। वो जंगल में इसलिए भटक रहे हैं क्योंकि उनके घर पर एक मॉन्स्टर ने कब्जा कर लिया है।
वो पहले पहाड़ियों में रहते थे। वो जगह स्वर्ग नहीं थी, लेकिन जीने लायक रिसोर्सेज थे। लेकिन जब से एक खास मॉन्स्टर वहाँ आया, उन्हें भागने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा। मॉन्स्टर का जिक्र नेबुला की क्यूरियोसिटी जगा देता है। वो तुरंत उस इलाके को स्काउट करता है और देखता है एक विशाल सेंटिपिड जिसकी पीठ पर किसी चौकोर ढांचे जैसा कुछ रखा है। पता चलता है कि ये क्रीचर एक अबोमिनेशन है, और अबोमिनेशंस कई तरह के होते हैं। इस खास एबोमिनेशन को एंशंट कोलियोप्टेरा कहा जाता है। सबसे डरावनी बात, इसके हर एट्रीब्यूट में ट्रिपल डी है, यानी हर एक में 600 एक्स्ट्रा पॉइंट्स। इन अबोमिनेशंस के बारे में थोड़ा और समझ लो। पेरिश्ड वर्ल्ड की स्टोरी के मुताबिक ये क्रीचर्स पुराने, अब मर चुके गॉड्स ने बनाए थे। जब गॉड्स गायब हो गए तो ये क्रीचर्स बिना किसी दिशा के इस दुनिया में भटकते रह गए। तभी से इन्हें अबोमिनेशंस कहा जाने लगा। इन्हीं सबसे खतरनाक खासियत, जहरीले फैंग्स, बस इतना काफ़ी है। ये ऐसा मॉन्स्टर नहीं है जिससे